नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे स्वाधीनता दिवस के उत्साह के बीच कुछ अहम मसले पर। मसलन स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या है बुनियादी फर्क। साथ ही बात होगी निकाय चुनाव के मुद्दे पर, नामी सरकार की मुश्किलों की और एमपी के मुरैना जिले में तालाब की दीवार टूटने से आई बाढ़ का हम नजारा दिखाएंगे। वहीं जानिए लहसुन सब्जी है या मसाला, एमपी हाईकोर्ट के फैसला ने इसे साफ कर दिया है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देश भर में आजादी के पर्व का भारी उत्साह है। हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आ रहा है। बहरहाल स्वतंत्रता दिवस का जश्न गणतंत्र दिवस के किस तरह से अलग है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मेला में बैकग्राउंड में बसते पुराने हिंदी फिल्मी गाने और भारतीय फिल्मों और वर्ल्ड सिनेमा से जुड़ी तस्वीरें, पोस्टर, मर्केडाइज और विंटेज ग्लास स्लाइड जैसी 750 से ज्यादा अनूठी चीजों को देखना किसी भी फिल्म प्रेमी के लिए सपने के सच होने जैसा है। द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट मेला का ताना बाना मशहूर आर्काइविस्ट और तुली रिसर्च सेंटर फॉर इंडिया स्टडीज के फाउंडर नेविल तुली ने बुना है। Here it focuses on cinema as a critical educational resource and how cinema has to play this fundamental primary and secondary source of knowledge, both visual and textual, if we are really going to bring the joy and the learning back into our educational system and give access to all in a radically new way and obviously free. चाहे वो महान फिल्मकार सत्यजीत रे का फोटोग्राफिक डॉक्यूमेंटेशन हो, दिवंगत दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर की खास तस्वीरें हों, मशहूर फिल्म मुगल आजम का पब्लिसिटी मटेरियल हो या फिर द देवदास लेगेसी डेडिकेटेड सेक्शन हो जिसमें शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के 1917 के उपन्यास के कई फिल्म रूपांतरण शामिल हैं। इस अनूठी एग्जीबिशन के लिए कुछ भी सीमा से परे नहीं है, जो भारत की सिनेमाई विरासत में एक तरह से गहरी पैठ बनाती है। एग्जीबिशन में आने वाले लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि वे भारतीय सिनेमा से जुड़ी ऐसी चीज का हिस्सा बनकर खुश हैं जिसका एहसास उन्हें इससे पहले कभी नहीं हुआ। I'm a great lover of cinema, and cinema is full of emotions. It's something that every individual can connect with, and today here I can feel the magic of Indian cinema with the music, with the vibrant visuals, and of course all the posters, all the paintings. I think it's a fabulous time for everyone to come with family, with friends and visit this one of its kind exhibition. ये एग्जीबिशन 25 अगस्त तक चलेगी। निकाय चुनाव के मुद्दे पर धाबी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट में एक बार फिर इस मुद्दे पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से अगले मंगलवार यानी कि 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कर इसकी सूचना भी कोर्ट को देने के निर्देश दिए हैं। वहीं अब प्रदेश में अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं और इसका रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। नामी कैबिनेट ने निकाय में ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर एक्ट व नियमावली में संशोधन के विधेयकों पर मुहर लगा दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। राज्य सरकार भले अब तक निकाय चुनाव का कार्यक्रम जारी ना कर पाई हो, लेकिन कोर्ट ने सरकार से निकाय चुनाव का कार्यक्रम मांग लिया है। बता दें कि उत्तराखंड में तय समय पर निकाय चुनाव नहीं कराने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से 20 अगस्त तक निकाय चुनाव का पूरा कार्यक्रम पेश करने को कहा है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर इसकी सूचना भी कोर्ट को देने के निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य में अब इस मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। सरकार का कहना है कि वह निकाय चुनाव के लिए तैयार है। कि हम लोग समय समय पे अपने जितने निकाय हैं वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए, वहाँ जनता को और सुविधाएं दें, उसके लिए हम इस प्रकार के कदम उठाते रहते हैं। इसी प्रकार अभी हमारे यहाँ कैबिनेट से प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसमें अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के विकास के लिए
उस क्षेत्र के लोगों के और अच्छी सुविधा के लिए मेरे संज्ञान में आई तो मैंने एक प्रेस रिलीज जारी की और कल वो बात स्पष्ट हुई कि किसी प्रकार का सीमा विस्तार नहीं हो रहा है। यानी कि भ्रामक प्रचार करके जनता को भ्रमित करने का काम कांग्रेस करता है। मैं निश्चित रूप से ऐसे काम नहीं होने चाहिए, क्योंकि जनता को हम लोग किस तरह से उनका विकास कर सके उसके लिए हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रही है। साथ में डोईवाला जो क्लास 3 की नगर पालिका थी उसको भी क्लास 1 की नगर पालिका बनाने का भी निर्णय इसी कैबिनेट में हुआ है। मैं उसके लिए भी अपने डोईवाला के तमाम लोगों को वहाँ के और सुविधा उनको मिले उसके लिए उनको बहुत बधाई दे रहा हूँ। चुनाव के मामले में सरकार की कोताही बताती है कि उनका लोकतंत्र में और संविधान में कोई विश्वास नहीं रह गया, क्योंकि संविधान में ये साफ तौर पर कहा गया है कि निकाय के कार्यकाल से 6 महीने पहले से उसकी जो कार्य प्रणाली है, नए निकायों के चुनाव की जो गतिविधियां हैं वो प्रारंभ हो जानी चाहिए। दिसंबर में हमारे वहाँ निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा था। महाधिवक्ता के द्वारा जो आर्ग्यूमेंट कोर्ट में पेश किया गया है वो बिल्कुल निराधार है। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में निकाय चुनाव नहीं हो पाए और उसके बाद बरसात के मौसम में आपदा के काम की वजह से प्रशासनिक सेवाएं वहां लगी रहीं। जबकि मैं याद दिलाना चाहती हूँ महाधिवक्ता को कि जो लोकसभा चुनाव है वो तो अप्रैल मई में हुए और निकाय का कार्यकाल जो है वो दिसंबर में खत्म हो गया। तो दिसंबर आते आते तक आपको यहाँ चुनाव करा लेने चाहिए थे। कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली दिखाई पड़ती है जो सरकार निकाय चुनाव कराने से पीछे हट रही है और प्रशासकों का कार्यकाल तक बढ़ा दिया गया है। संविधान में साफ तौर पर कहा। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर 2023 को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया गया था। इसके बाद भी धामी सरकार ने जून 2024 में 3 माह के लिए प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया था। वहीं अब एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल सितंबर माह में पूरा हो रहा है, लेकिन निकाय चुनाव को लेकर असमंजस अब तक बरकरार है। वहीं अब खबर आ रही है कि प्रदेश में अक्टूबर महीने में निकाय चुनाव हो सकते हैं। इसका रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। धामी कैबिनेट ने निकायों में ओबीसी आरक्षण में बदलाव को लेकर एक्ट व नियमावली में संशोधन के विधेयकों पर मुहर लगा दी है। मेरी जानकारी में आया है कि स्थानीय निकाय के चुनाव अक्टूबर माह में हो रहे हैं, ऐसा प्रस्तावित है सरकार के द्वारा। और इसी के साथ में नवंबर माह में पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी सरकार के द्वारा लगभग पूरी कर दी गई है। आरक्षण पर एक्सरसाइज चल रही है। पंचायत के चुनाव और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं क्या, तो इस पर परामर्श करने के बाद सभी लोगों से सहमति के बाद मुझे लगता है कि इस पर चिंतन हो तो यह भी एक अच्छा रहेगा, क्योंकि विकास का मामला है। अलग स्थानीय निकाय की आचार संहिता लगेगी, 1-1.5 महीना उसमें विकास कार्य रुके रहेंगे, फिर 1-1.5 महीना पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगेगी, फिर उसमें विकास कार्य सारे रुकेंगे। तो इस प्रकार से जो विकास की गति अनवरत बनी हुई है, इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आचार संहिताओं के कारण कोई विकास कार्य में कोई व्यवधान न हो। देखिए, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सरकार निकाय चुनाव के प्रति कतई गंभीर नहीं है। अभी ओबीसी का आरक्षण तय नहीं, एससी का आरक्षण तय नहीं है, एसटी का आरक्षण तय नहीं है, महिला आरक्षण क्या होगा वो तय नहीं है, क्योंकि 50% महिलाओं का आरक्षण है, उसमें कहीं कोई बात नहीं। महिलाओं में भी महिला के बाद भी सब आरक्षण है कि भाई कौन सी चीज़ एससी महिला के लिए रहेगी, कौन सी ओबीसी महिला के रहेगी, इसमें भी कोई होमवर्क नहीं है। और सरकार काम कहाँ कर रही, सरकार तो केवल इवेंट करने में मस्त है और सरकार का केवल भाजपा का काम है लोगों का ध्यान भटकाना, अलग अलग ध्यान लोगों का डाइवर्ट करना, ये काम सरकार का बच गया है। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव के मुद्दे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक ओर जहां सरकार निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयारी का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार निकाय चुनाव में देरी को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की जा रही है। सवाल यह है कि आखिर क्यों सरकार निकाय चुनाव अब तक नहीं करा पाई है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है।
मानसूनी बारिश सभी जगह तहलका मचा रही है। मुरैना जिले में तालाब की दीवार टूटने से गांव में बाढ़ आ गई, जिससे खेत और घरों में पानी भर गया है। बता दें कि तेज बारिश की वजह से तालाब की दीवार टूटने की खबर है, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मुरैना जिले के टोंगा गांव में तालाब की दीवार टूटने से इलाके में बाढ़ आ गई। इससे खेत और बस्तियों में पानी भर गया। पिछले कई दिनों से तेज बारिश की वजह से तालाब की दीवार टूट गई। गांव के लोगों का कहना है कि प्रशासन किसी भी आपदा को वक्त रहते रोकने में नाकाम रहा है। थोड़ा सा दरार थी, उसमें से बढ़ता चला गया और माटी गिरने लगी। उसके बाद प्रशासन आया था, उन्होंने कहा ये नहीं रुक सकता और चालू हो गया सुबह 8-5 बजे से। प्रशासन ऐसे छोड़ के चला गया? ऐसे ही छोड़ के चला गया। कोशिश नहीं की इसको बंद करने की? आया था, मशीन आने की आई थी, लौट गई। और ये कच्ची पार किसने बनाई थी? आप लोगों ने बनाई थी या प्रशासन? प्रशासन ने बनाई थी। क्या था ये, तालाब था, नदी थी, नहर? तालाब था। तालाब। लगभग इससे कितने गाँव प्रभावित हो रहे होंगे? 15 से 20। पूरी फसलें बर्बाद हो गई? पूरी फसलें बर्बाद हो गई। ये दोपहर 4 बजे के टाइम पर छोटा सा गड्ढा था, जो कि एक आम आदमी लैट्रिन करने के लिए आया था। उन्होंने बताया कि तालाब में वेग बढ़ गया है, तो वहाँ पर फिर फोन लगाया था जो कर्मचारी हैं जो तालाब के, उनके लिए, तो वो बढ़ता चला गया 8-9 बजे के टाइम पे। तो 2 बजे के टाइम पे कलेक्टर साहब, एसपी साहब, जो विधायक साहब हैं वो भी आए थे। उन्होंने देखा कि इनको सुबह देखते हैं, जो परिस्थितियाँ आगे तो बढ़ती चली जा रही हैं, जो समस्याएं तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पर नीचे वाले गाँव में जो साले का पड़ा है वो खाली कर दिया गया, अनाउंसमेंट कर दिए। वहीं प्रशासन का कहना है कि समय रहते उसने लोगों को महफूज जगह पर शिफ्ट कर दिया है। तहसील सबलगढ़ के ग्राम टोंगा में लगभग 130 साल पुराना ये स्टेट टाइम का सिंचाई का तालाब था, जिसमें कल शाम को लगभग 6 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई, जिसकी तलती से एक जगह एक गड्ढा हो जाने से वहाँ से रिसाव पानी का हो रहा था। तत्काल राजस्व, पुलिस और जल संसाधन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और उन लोगों ने पानी निकासी के लिए 3 ऑल्टरनेट व्यवस्थाएं करके वेस्ट केयर एक जगह तोड़ के और 2 जगह स्ट्रीट गेट ओपन करके कैनाल के माध्यम से पानी को डाइवर्ट किया। और आज सुबह जब फिर प्रेशर ऑलरेडी बंड पे कम था, उस दौरान फिर बंड एक जगह पे जो क्रैक हुआ 6:20 के लगभग, तो उसके बाद निचले क्षेत्रों में जो हमारे 4 गांव इससे प्रभावित होने वाले थे, गुरजान, देवपुर और एक और टोंगा गाँव जो हमारा था, तो वहाँ पे टीम्स भी हमारी एक्टिव थी। उन्होंने मुनादी भी पहले करा दी थी, तो लोग भी अलर्ट मोड पे थे। कहीं घरों में पानी घुसने जैसी कोई शिकायत नहीं है, न ही कोई जनहानि या पशुहानि रिपोर्ट। गांव वालों को उम्मीद है कि सरकार उनकी फसलों के नुकसान की भरपाई करेगी। साथ ही बिजली लाइन और सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से किया जाएगा। लहसुन सब्जी है या मसाला, ये सवाल सालों से चर्चा में रहा है। बहरहाल अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। हाईकोर्ट के मुताबिक लहसुन को मसाला और सब्जी दोनों तरीकों से बेचा जा सकता है। देखिए रिपोर्ट। लहसुन सब्जी है या मसाला, ये सवाल बड़ा अटपटा है, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लंबे समय से चली आ रही इस बहस को मंगलवार को खत्म कर दिया। भारत के ज्यादातर रसोई घरों में लहसुन आम है। इसका तीखापन खाने में स्वाद लाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने लहसुन को मसाले और सब्जी दोनों तरीकों से बेचने की इजाजत दी है। कोर्ट के फैसले से किसान और व्यापारी दोनों को राहत मिली है। लहसुन को लेकर पिछले कुछ सालों से न्यायालय के अंदर केस चले हैं। अभी वर्तमान के अंदर डबल बेंच के अंदर हमारा रिव्यू लगा था और उसके अंतर्गत हम लोगों को उन्होंने रीट को मान्य करा है और व्यापारियों को लहसुन बेचने का अधिकार दिया है और उसको ऐच्छिक करा है कि किसान चाहे तो सरकारी मंडी में बेचे, चाहे तो व्यापारिक मंडी में बेचे। हाईकोर्ट के फैसले पर वकीलों ने कहा कि लहसुन मसाला है। कोर्ट ने इसकी कैटेगरी में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन इसे बेचने का तरीका बदला जा सकता है। सिंगल बेंच के सामने जो याचिका लगाई गई उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आदेश को निरस्त किया गया था और ये कहा गया था कि गार्लिक का जब तक शेड्यूल चेंज नहीं हुआ है, और शेड्यूल चेंज नहीं होने का मतलब ये है कि गार्लिक अभी भी उसी शेड्यूल में है और उस शेड्यूल में होते हुए सिर्फ उसके बेचने के तरीके को, माध्यम को बदला गया है, जो कि अधिकार मैनेजिंग डायरेक्टर के पास था। अगर शेड्यूल चेंज करने की बात करते तो ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ शासन को था, मध्य प्रदेश शासन को। कोर्ट ने लहसुन की बिक्री की पहले से चली आ रही व्यवस्था को भी बहाल कर दिया। किसान बिना बिचौलिए के अपनी उपज सीधे बाजार में बेच सकेंगे। लहसुन किसान सरकारी मंडियों में मिलने वाले दाम और सुविधाओं से खुश हैं।
सरकारी भी बेटर अच्छा खरीद रहे हैं और सुविधा भी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। 18,600 बिका है हमारा लहसुन, इससे ऊंचा भी बिका है और बढ़िया पेमेंट भी अच्छा मिला है और सेकंड डे में पेमेंट भी होता है, आरटीजीएस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसानों का कहना है कि ऐच्छिक होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी बेचना वहाँ बेचना। नहीं, पर सरकारी बढ़िया है, उसके बाद जो गवर्नमेंट दे रही है वो ठीक दे रही है। वहाँ क्या ये फायदा था कि अपन जैसे घर से माल मेटाडोर वाले को रख को पहुँचा देते थे और सेठ को फोन कर, सेठ जी हमारा इतना माल आ रहा है, तो वो मेटाडोर वाला माल उतार को और चला जाता और अपन को कभी समय नहीं मिलता किसान को, तो व्यापारी वो अपने आरटीजीएस कर को खाते में पैसे डाल देता था, कोई परेशानी नहीं रहती, माल की कोई चिंता नहीं रहता, अपना घर जैसा रहता था। और यहाँ तो माल की जरा देखभाल बहुत करना पड़ती है, ये परेशानी और कुछ नहीं। भाव तो समय समय का ग्राहक के ऊपर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद किसानों को उम्मीद है कि उन्हें लहसुन की उपज के अच्छे दाम मिलेंगे। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।